हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट की। तो आप सभी को पता है कि नेचर में आपका जो कोल है, जो कन्वेंशनल सोर्सेज है एनर्जी के, जैसे कि आपका कोल है, ऑयल है, गैस है, ये सभी चीजें डे बाय डे डिप्लीट होती चली जा रही है। मीन्स डे बाय डे इसकी ये जो रिसोर्सेज हैं आपके खत्म होते चले जा रहे हैं। बट जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो बढ़ती चली जा रही है। तो हमें कोई कोई ऐसे रिसोर्सेज चाहिए जो इन सभी को ओवरकम कर पाए और बहुत ही अच्छा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए, हाई एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए। तो जो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं आपके, जो या फिर जो आपके न्यूक्लियर एनर्जीज हैं, ये एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, अगर 1 kg यूरेनियम को अगर जलाया जाता है तो लगभग 3000 टन्स कोयले को जलाने के बराबर है। मींस ये दोनों इक्विवेलेंट है। 3000 टन्स कोयले को, हायर ग्रेड कोयले को अगर जलाया जाए और जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जा रही है, और अगर सिर्फ 1 kg यूरेनियम को अगर जलाया जाए तो दोनों का जो वैल्यू होगा वो इक्विवेलेंट होगा। सो आप एज्यूम कर सकते हैं कि जिस तरीके से थर्मल पावर प्लांट में इतना बड़ा ह्यूज एरिया चाहिए होता है कोल यार्ड के नाम से, जहां पर पूरा का पूरा हमें कोल की हैंडलिंग करनी पड़ती है, प्लस उसमें पॉल्यूशन बहुत ज्यादा क्रिएट होता है। तो ये सारी चीजें आपकी न्यूक्लियर पावर प्लांट में नहीं होता है। जो आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अगर मैं न्यूक्लियर पावर प्लांट की वर्किंग की बात करूं तो इसमें न्यूक्लियर एनर्जी से हीट एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, मींस स्टीम जनरेट किया जाता है। अगेन यही स्टीम को स्टीम टरबाइन के थ्रू फ्लो करवाया जाता है, और स्टीम टरबाइन चूंकि आपका ऑल्टरनेटर से कनेक्टेड है, तो जब आपका स्टीम टरबाइन रोटेट होगा तो ये ऑल्टरनेटर को भी रोटेट करेगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी। अगेन वही टास्क जो आपका थर्मल में हुआ था या फिर जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक में हुआ था। हाइड्रो इलेक्ट्रिक के केस में हमने पानी से टरबाइन को रोटेट कराया था, थर्मल पावर प्लांट के केस में स्टीम जनरेट किया था, स्टीम से टरबाइन को रोटेट किया था। अगेन वही न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी, न्यूक्लियर में भी क्या कर रहे हैं हम लोग, स्टीम जनरेट कर रहे हैं और स्टीम से टरबाइन को रोटेट कर रहे हैं, और टरबाइन आपका ऑल्टरनेटर को रोटेट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो लगभग वही सारा कॉन्सेप्ट है, पर यहाँ पर जो आपका इनपुट सप्लाई है वो सभी चीजों में अलग अलग है। तो ये आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट का ये स्कीमेटिक डायग्राम है। यहाँ पर हम 1 by 1 देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट के और वो किस तरीके से वर्क करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो सबसे मेन कंपोनेंट होता है न्यूक्लियर रिएक्टर, इसी के बारे में हमें समझना है, क्योंकि बाकी सारे कंपोनेंट आप लगभग लगभग थर्मल पावर प्लांट में पढ़ चुके हैं। बाकी सभी चीजों की जो वर्किंग है वो ऑलमोस्ट थर्मल पावर प्लांट जैसी ही आपको मिलेगी, पर न्यूक्लियर रिएक्टर जो है इसका मेन कंपोनेंट है। यहाँ पर इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है, रेडियो एक्टिव आपका एलिमेंट आपका यूज होगा। ये आपका जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कौन सा एलिमेंट होगा, यूरेनियम 235 को हम फ्यूल के फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम एक कंट्रोल्ड फिजन चैन रिएक्शन को हम परफॉर्म करेंगे। तो दो तरीके का आपका रिएक्शन हो सकता है, एक तो आपका कंट्रोल्ड होगा, एक तो आपका अनकंट्रोल्ड होगा। अगर यही आपका फिजन का प्रोसेस जो है अनकंट्रोल्ड हो जाए तो यही आपका क्या है, बॉम्ब बन जाता है। लेकिन अगर इसी को कंट्रोल वे में अगर हम यूज करते हैं तो हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम इसको यूज करके एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं, और ये एनर्जी बहुत हैवी अमाउंट में आप जनरेट कर सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। यहाँ पर मैंने अभी क्या बात किया कि यहाँ पर हम लोग यूरेनियम 235 को यूज करते हैं, और ये जो आपका यूरेनियम 235 है स्मॉल पीसेस में, इस तरीके से आप देख रहे हैं स्मॉल पीसेस में होता है, और इस स्मॉल पीसेस को एक आप रॉड के अंदर, एक ट्यूब के अंदर आप सेट कर देते हैं। ठीक है, अब इन ट्यूब्स को, ये कई सारे ट्यूब होंगे, सिंगल ट्यूब तो नहीं होगी आपकी जिसमें सारे के सारे क्या है, यूरेनियम 235 के एलिमेंट है, छोटे छोटे ब्लॉक के फॉर्म में जो भी आपने देखा वो क्या है, यूरेनियम 235। अब इसको क्या किया, एक ट्यूब में सबको इकट्ठा कर दिया और कई सारे ट्यूब को बंच के फॉर्म में इस तरीके से असेंबल कर लिया, एक बंचिंग कर लिया। अब ये जो आपका ट्यूब है, ये ट्यूब आपका एल्यूमिनियम हो सकता है, स्टेनलेस स्टील का हो सकता है, या फिर जिरकोनियम का भी होता है। ठीक, अब न्यूक्लियर रिएक्टर का जो सेंटर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कोर। इस कोर में ये जो आपने बंच बनाया है,
यूरेनियम फ्यूल का जो ट्यूब के अंदर डला हुआ है, उसको हम इस तरीके से, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, कोर के बीचों बीच हम कोर में हम सेट कर देते हैं। ठीक है, कोर क्या है? सेंटर पार्ट है, रिएक्टर का सेंटर पार्ट, और कोर में हम इसको सेट कर देंगे। अब जब हम इसको कोर में सेट करते हैं और जब यहाँ पर न्यूट्रॉन्स की जब हम बम्बार्डिंग करते हैं, तो इसमें क्या, फिशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, राइट। अब सेकंड आपका आता है इसी रिएक्टर में मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या काम करता है? ये क्या काम करता है? जो भी आपका फिशन की प्रोसेस हो रही है, उसकी एनर्जी को रिड्यूस करता है। न्यूट्रॉन्स की एनर्जी को क्या करता है? ये रिड्यूस करता है। अब ये किस तरीके से रिड्यूस करता है, या फिर ये फिशन को जो रिड्यूस कर रहा है, ये फिशन आखिर है क्या? हम लोग पहले फिशन को समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका एक एटम है यूरेनियम 235 का। यहाँ पर जैसे ही एक न्यूट्रॉन इससे आके टकराएगा, ये क्या करेगा? एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, और एटलीस्ट 3 न्यूट्रॉन आप यहाँ पर देख रहे हैं, 3 न्यूट्रॉन को ये रिलीज कर देगा। अब ये जो आपके 3 न्यूट्रॉन है, अगेन आपके एलिमेंट से आपके टकराएंगे, फ्यूल से टकराएंगे, अगेन ये आपके क्या करेंगे? न्यूट्रॉन्स, बहुत सारे और न्यूट्रॉन्स आपके जनरेट होते चले जाएंगे। अगर इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो ये जो आपका प्रोसेस है बहुत फास्ट हो जाएगा, बहुत तेजी के साथ होगा। तो इसकी स्पीड को क्या करना पड़ता है? थोड़ा रिड्यूस करना पड़ता है, कंट्रोलिंग वे में करना पड़ता है। तो ये मॉडरेटर जो आपका है, मॉडरेटर क्या करता है कि जो आपके न्यूट्रॉन की जो एनर्जी है, इसको रिड्यूस कर देता है, राइट। तो इसको रिड्यूस करने के लिए कोर में, इन एलिमेंट्स में, ये जो फ्यूल है आपके जो पाइप में डले हुए हैं, इसके बीच में हैवी वाटर फिल किया जाता है। हैवी वाटर की फिलिंग होती है, जो कि मॉडरेटर की तरह यूज होता है। अब जब ये हैवी वाटर यहाँ पे भर दिया गया, और न्यूट्रॉन इसमें से, जब इसके न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग हो रही है और एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो होगा क्या? ये हैवी वाटर से टकराएंगे और इसकी एनर्जी क्या है? रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? इसकी एनर्जी को क्या करते हैं? हम लोग रिड्यूस कर देते हैं। अब इसके बाद में आता है आपका कंट्रोल रॉड्स। ठीक है, अब ये कंट्रोल रॉड्स क्या है? यहां पर अब आप देखिए इस स्ट्रक्चर में, जहां पर आपका कोर है, जहां पर भी आपका ये आपके जो फ्यूल आपके असेंबल्ड है, बंच फॉर्म में आपके असेंबल्ड है, यहां पर आपके कुछ कंट्रोल रॉड्स यूज होते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में भी आप देखिए, इस डायग्राम में जब आप देखेंगे तो आपका कंट्रोल रॉड इस तरीके से 2 कंट्रोल रॉड आपके गिवन है। यहाँ पे पिक्चर में आपका क्लियर है, कई सारे भी हो सकते हैं। यहाँ पे डायग्राम में सिर्फ आपके 2 गिवन हुए हैं, 2 गिवन है। अब ये जो आपके कंट्रोल रॉड्स हैं, ये कैडमियम के हो सकते हैं, बोरोन हो सकते हैं, हाफनियम रॉड्स हो सकते हैं। तो ये रॉड्स एक्चुअली करते क्या है? ये रॉड्स क्या करते हैं? न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं। न्यूट्रॉन्स को क्या करते हैं? ये एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या है? बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर फिशन प्रोसेस में। अब अगर इसको एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, या कंट्रोलिंग वे में अगर इसको यूज नहीं किया जा सकता है, तो ये एक्सप्लोशन भी हो सकता है, एक्सप्लोशन भी हो सकता है। तो हम इस रॉड को क्या करते हैं? अब आप यहां पर देखिए, ये रॉड अभी क्या है? अपर लेवल में है। इसके बाद में ये कहां पर आ गया? थोड़ा नीचे की ओर। तो ये इस रॉड को हम ऊपर और नीचे करके, जब हमको जरूरत है कुछ कंट्रोलिंग की, अगर हमें जरूरत नहीं है कुछ न्यूट्रॉन्स की एब्जॉर्ब करवाना है न्यूट्रॉन्स को, तो हम इस रॉड को क्या करेंगे? नीचे की तरफ लेकर आ जाएंगे, जहां पर आपका जो प्रोसेस हो रहा है, आपके जहां पे यूरेनियम के फ्यूल है, उस पार्ट में हम इसको इस तरीके से नीचे लेकर आएंगे, और ये न्यूट्रॉन को क्या करेगा? एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को क्या करेगा? ये एब्जॉर्ब कर लेगा। अब बात आती है कूलेंट की। कूलेंट क्या होते हैं? जनरली जो आपके कूलेंट होते हैं वो लिक्विड मेटल्स हो सकते हैं, राइट। इसको रिएक्टर के पार्ट में से इस तरीके से फ्लो करवाया जा सकता है। ये हैवी वाटर हो सकता है, गैस हो सकता है, मेटल का फॉर्म हो सकता है, जैसे लिक्विड मेटल लाइक सोडियम और पोटेशियम कूलेंट के फॉर्म में यूज होते हैं। अब ये जो कूलेंट कुछ पाइप के फॉर्म में होते हैं, और ये जो कूलेंट है रिएक्टर में से पास करवाए जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, और इस कूलेंट का एक इनलेट वाल्व है और एक आपका आउटलेट वाल्व है। ठीक है ना, इनलेट और आउटलेट में से ये जो आपका कूलेंट है, एक तरफ से आपका इन होता है और एक तरफ से क्या है? ये बाहर होता है। और ये कहां पर, ये जो ये पाइप है कूलेंट की, कहां पर जाके जुड़ रही है? हीट एक्सचेंजर में। हीट एक्सचेंजर में एक्चुअली क्या है? वाटर है। हीट एक्सचेंजर में वाटर। अभी वाटर कहां से आया, हम अभी नेक्स्ट स्टेप में समझेंगे। अब जब ये आपका जो कूलेंट है, पाइप है, पाइप जा रहे हैं, इस पाइप में क्या भरा हुआ है? कूलेंट भरा हुआ है। अब जब ये रिएक्टर के संपर्क में आता है, तो ये कूलेंट क्या हो जाता है? बहुत गर्म हो जाता है ये कूलेंट।
कूलेंट अगर आपका बहुत ज्यादा गर्म हो गया और इसको जब आप हीट एक्सचेंजर में से पास करते हैं, तो हीट एक्सचेंजर एक्चुअली क्या है, एक स्टीम टरबाइन है मान सकते हैं, या फिर एक बॉयलर है ये मान सकते हैं, जैसा कि आपने थर्मल पावर प्लांट में देखा। ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट में भी क्या था, ऊपर स्टीम आपके ट्यूब्स जा रहे थे, ट्यूब्स में पानी भरा हुआ था, और जब नीचे फर्नेस में जब आग लग जाती है या जलाया जाता है कोयले को, तो उससे स्टीम प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे लाइकवाइज क्या है, ट्यूब है, ट्यूब में कूलेंट भरा हुआ है, ये कहां पर आया, हीट एक्सचेंजर में आया। हीट एक्सचेंजर का क्या काम क्या है, यह स्टीम टरबाइन, यहाँ पर जो आपका स्टीम जनरेटर है, स्टीम टरबाइन का काम यहाँ पर क्या है, बॉयलर का काम क्या है, कि ये जो आपका जब आप पानी में से होके गुजर रहा है ये ट्यूब जो कि बहुत ज्यादा गर्म है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा ये। ठीक है, अब ये जो प्रोड्यूस्ड स्टीम है ये कहां पर चले जाएगा, टरबाइन में, और टरबाइन अगेन टरबाइन की ब्लेड से जब ये स्टीम आपका टकराएगा, जैसा कि आप इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जब ये टरबाइन की ब्लेड से टकराएगा तो टरबाइन क्या होगा, रोटेट होगा। टरबाइन की शाफ्ट में से आपका ऑल्टरनेटर कनेक्टेड है, ऑल्टरनेटर आपका रोटेशन में आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ट्रांसफॉर्मर्स आपके कनेक्टेड हैं, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ है वो कहां पर जाएगा, आपका ट्रांसफॉर्मर के थ्रू स्टेप अप हो जाएगा, इसका लेवल वोल्टेज का इंक्रीज होगा, और यूजिंग द ट्रांसमिशन लाइंस ये कंज्यूमर एंड तक ये चीजें आपकी पहुंच जाएंगी। ठीक है, अब बात आती है आपका कि ये जो आपका स्टीम है, ये जो आपका जो स्टीम प्रोड्यूस हुआ है, ये स्टीम आपका कहां पर जाता है, ये स्टीम आपका कहां पर जाता है। तो आइए अब हम लोग यहां पर देखते हैं कि हीट एक्सचेंजर के बाद में जो स्टीम प्रोड्यूस हुआ, हीट एक्सचेंजर के बाद में जो हीट प्रोड्यूस हुआ है वो स्टीम आखिर कहां पर जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे इसे कि ये जो आपका टरबाइन है, टरबाइन जब आपका रोटेट हो गया, टरबाइन का जब रोटेशन हुआ, तो टरबाइन के रोटेशन के बाद में जो एग्जॉस्ट स्टीम निकलती है वो कंडेंसर में आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कूलिंग टावर्स लगे हुए हैं, कुछ कूलिंग टावर्स है। अब इसका काम क्या है, इस स्टीम को ठंडा करना। अब ये जो आपका जो ठंडा हो गया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, पानी में कन्वर्ट हो गया, कूलिंग टावर्स के थ्रू पानी में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे कुछ सर्कुलेटिंग वाटर पंप्स के थ्रू या फीड वाटर पंप के थ्रू ये कहां पर अगेन चला जाएगा, हीट एक्सचेंजर में चला जाएगा। ठीक है, अब हीट एक्सचेंजर में चला गया, अगेन हीट एक्सचेंजर में जब ये चला जाएगा तो जो आपका कूलेंट जो पाइप से आ रहा है, जो काफी गर्म है, जो काफी गर्म है, वो उसको ठंडा करेगा। ये जो आपका जो गर्म ट्यूब है पानी के संपर्क में आएगा और हीट प्रोड्यूस होगी। अगेन यही जो स्टीम है टरबाइन में जाएगा और ये प्रोसेस आपकी क्या है, इस तरीके से चलती रहेगी। अब हम बात करते हैं फिर से रिएक्टर पे, फिर से हम अभी आते हैं। तो रिएक्टर पे अभी हम लोगों ने समझा कि हीट एक्सचेंजर क्या है। हीट एक्सचेंजर के बाद में आप देखिए इसका जो थर्ड पार्ट आता है आपका रिएक्टर का, वो है आपका रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर का मतलब क्या है कि जब ये आपकी फिशन की प्रोसेस हो रही होती है तो कुछ न्यूट्रॉन कोर में से निकल के बाहर जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्टर क्या करता है, रिफ्लेक्टर इन न्यूट्रॉन्स को फिर से कोर में भेज देता है। मींस जहां पर एक्टिव प्रोसेस हो रहा होता है वहां पर फिर से ये कोर में इसको भेज देता है। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो आपका जो रिफ्लेक्टर लगा हुआ है वहीं से आपका क्या है, देखिए आप कूलेंट की पाइप भी आती है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जो कूलेंट की पाइप है रिएक्टर के थ्रू ही फ्लो होती है, रिएक्टर के थ्रू ही पास होती है। ठीक है, अब इसके बाद में जो आपका रिफ्लेक्टर है, इसके बाद में आपकी लगाई जाती है शील्डिंग होती है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि कुछ अल्फा बीटा गामा रेसेस भी होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये, तो अल्फा बीटा गामा रेसेस होते हैं। इन अल्फा बीटा गामा रेसेस से प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो सब्सटेंसेस हैं या ह्यूमन लाइफ है, इसको बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए कुछ रेडिएशन शील्ड्स लगाए जाते हैं। ये जनरली 50 to 60 सेंटीमीटर थिक होते हैं और स्टील प्लेट होते हैं। ठीक है ना, और ऊपर से क्या है, कंक्रीट से भी ये इसको डिजाइन किया जाता है। तो यहां पर आप देखिए कि यहां पर एक थर्मल शील्डिंग इस तरीके से चारों तरफ, कोर के चारों तरफ एक थर्मल शील्डिंग भी लगाई जाती है। अब थर्मल शील्डिंग के बाद में भी अल्फा बीटा की जो रेसेस होती है उसको कंट्रोल करना आसान है, पर जो गामा रेसेस होती है वो बड़ी ही खतरनाक होती हैं। अब उससे प्रोटेक्ट करने के लिए शील्डिंग के ऊपर एक रिएक्टर वेसल की एक शील्डिंग हो जाती है, रिएक्टर वेसल बनाया जाता है
ताकि गामा रेसेस भी इसमें से बाहर ना जा सके। अब इसके सबसे ऊपर एक बायोलॉजिकल शील्डिंग की जाती है। जो बायोलॉजिकल शील्डिंग होती है वो काफी थिक होती है, करीब करीब 3 मीटर 4 मीटर इस तरीके का एक थिकनेस होता है। और ये जो आपका शील्डिंग है ये पूरे के पूरे रिएक्टर को प्रोटेक्ट करता है। तो इसके बाद में जो एक न्यूक्लियर रिएक्टर का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से नजर आता है। ये काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड होता है और इसमें ताकि ये किसी भी तरीके का यहाँ पे ब्लास्ट ना हो। इतनी शील्डिंग करने का एक ही एम होता है कि इसमें किसी भी तरीके का ब्लास्ट ना हो। तो ये आपका एक कंप्लीट प्रोसेस है न्यूक्लियर थर्मल पावर का कि न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट आपका किस तरीके से वर्क करता है। अब न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट के अगर एडवांटेज की बात की जाए तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये पूरी तरीके से पॉल्यूशन फ्री है और इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो कोल हुआ या अदर एनर्जी सोर्सेस हुए उससे काफी ज्यादा हायर है। लेकिन जो आपका यूरेनियम है बहुत ज्यादा महंगा होता है और बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है। और अगर मैं इंडिया की भी बात करूं तो कुछ पार्ट में अवेलेबल है बट इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है कि हम इससे बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए। पर फ्यूचर में ये एक बहुत ही अल्टरनेटिव सोर्स बन सकता है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए।